दोस्तों आज पोस्टमार्टम 40 की 40 फिल्म में से तीसरी फिल्म है चा चा चा, जो कि 1964 में बनी थी और इसका डायरेक्शन किया था चंद्रशेखर साहब ने, जो कि मल्टीटास्किंग डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, एक्टर सभी कुछ थे। इस फिल्म की लीड कास्ट में चंद्रशेखर जी खुद थे और साथ में थी खूबसूरत सी हेलन जी। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि वो तो डांसिंग दीवा थी। डांसिंग दीवा होने के बाद भी उन्होंने इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी। और जैसा कि आपको पता होगा कि पोस्टमार्टम 40 नाम की हमने ये सीरीज शुरू की है, जिसमें 40 फिल्म्स का पोस्टमार्टम किया जाएगा। और इससे पहले हम 2 फिल्म का पोस्टमार्टम कर चुके हैं, जिसमें से एक थी मिस्टर संपत और दूसरी थी दिलीप साहब की फुटपाथ। और उनके वीडियोस भी आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएंगे, आप उनका पोस्टमार्टम भी देख सकते हैं। आपको बड़ा ही मज़ा आएगा, इसलिए आप चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपको पर्दे के पीछे की बहुत सारी बातें भी उसमें जानने को मिलेंगी। अच्छा, अब बात करते हैं कि आपको क्यों देखनी चाहिए ये फिल्म आपको इसलिए देखनी चाहिए कि उस समय फिल्मों में दलित हीरो की भूमिका बड़ी दीनहीन दिखाई जाती थी, लेकिन ये जो फिल्म थी ये उस स्टीरियोटाइप को तोड़ती है और एक स्ट्रांग दलित हीरो को दिखाती है। और दूसरी बात करें तो दूसरी बात इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि ये फिल्म पूरी वेस्टर्न डांसिंग से भरी पड़ी है, तभी इसका नाम चा 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 है। और तीसरी बात कि इकबाल कुरैशी साहब का बेहतरीन कॉम्पोजिशन आपको सुनने को मिलेगा इस फिल्म में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं चा 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 का पोस्टमार्टम। दोस्तों उस वक्त के पॉपुलर सिनेमा में जातिवाद जैसे सब्जेक्ट को उठाना एक बहुत हिम्मत का काम हुआ करता था। जनरली प्रोड्यूसर और डायरेक्टर इस तरीके के सब्जेक्ट को इग्नोर कर देते थे। हालांकि अब तक बहुत सारी ऐसी फिल्म हैं जो एक्सेप्शन फिल्म होने के बाद भी जातिवाद पर बनी थी, जिनमें से गुलामी फिल्म जो कि मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म थी 1985 में आई थी, वो जातिवाद पर थी। उसके बाद विधु विनोद चोपड़ा ने एकलव्य जैसी फिल्म 2007 में बनाई थी और आरक्षण जैसी फिल्म प्रकाश झा साहब लेकर आए थे 2011 में। और फिर आपको देखने को मिली थी आर्टिकल 15 जैसी फिल्म। बावजूद उसके जो मेन स्ट्रीम सिनेमा है वो इस तरीके के सब्जेक्ट को जनरली इग्नोर ही करता था, इस तरीके की फिल्म नहीं उठाता था। अभी सब्जेक्टिव फिल्म्स आने लगी तो इस तरीके की फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर बनाने लगे हैं। हालांकि उस दौर में भी कुछ डायरेक्टर्स ने इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन फिल्म बनाने की हिम्मत की थी, जिसमें 1936 में देविका रानी की आई फिल्म अछूत कन्या थी। उसके बाद मीना कुमारी जी की एक फिल्म थी 4 दिन 4 राहें, जो कि 1959 में आई थी, वो भी ऐसे टॉपिक पे थी। और उसके बाद 1964 में आई बलराज साहनी साहब की पुनर्मिलन, इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है, लेकिन ये सब भी एक्सेप्शनल फिल्में ही थी। दोस्तों चा 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 एक हरिजन की कहानी है। जनरली उस समय हरिजन के लिए दलित शब्द का इस्तेमाल होता था और ये एक लव स्टोरी। इसके अलावा पूरी फिल्म में आपको वेस्टर्न डांसिंग का तड़का देखने को मिलेगा, क्योंकि उस समय पूरी दुनिया में 1950 से 60 के दशक में जो नाइट क्लब्स हुआ करते थे या फिर जो बॉल रूम होते थे, उसमें इस तरीके की डांसिंग होती थी और उसका नाम था चा चा चा, और इसी पर इसका नाम रखा गया था। यानी कि चंद्रशेखर जी ने जो फिल्म बनाई थी उसका नाम था चा चा चा। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि चंद्रशेखर साहब ने इसमें राइटिंग, प्रोड्यूसिंग, डायरेक्शन, एक्टिंग सभी कुछ किया हुआ था। उनके दिमाग में ये आइडिया कहाँ से आया था ये आपको बताता हूँ। हैदराबाद की एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे चंद्रशेखर साहब, और बचपन में वो सभी कास्ट के लोगों के साथ बैठकर खाना खा लिया करते थे। लेकिन उस समय भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि छुआछूत को मानते थे। तो बस यहीं से उनके दिमाग में ये आइडिया क्लिक कर गया था और उनके जहन में बचपन की यादें थी, और वो कहते भी थे कि ये समाज की सबसे बड़ी बुराई है जिसको मैं सिनेमा के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ, और इसीलिए उन्होंने चा 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 जैसी फिल्म का निर्माण किया था। दोस्तों लेकिन उन्होंने इस फिल्म को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पॉइंट ऑफ व्यू से ना दिखाकर गांधी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया था। इसका जो हीरो यानी कि पूरन है वो गांधी जी का एडमायरर है और गांधी जी की फोटो के पास खड़ा होके ये लाइंस बोलता है। बेटा पूरन, तुम्हें गांधी जी से इतनी श्रद्धा है? हाँ माँ, इन्हीं के कारण तो हम सबका उद्धार हुआ है। ठीक कहते हैं। हेलो मदन, पूरन की आंखें ठीक हो गई। हाँ? तो चलिए अब आपको बताते हैं फिल्म की थोड़ी सी
समरी दीनानाथ यानी कि ओम प्रकाश, जो कि एक बहुत रिच फैमिली के हेड हैं और बहुत ही मस्त मौला किस्म के दिखाई दिए हैं, यानी कि बहुत उन्नत विचार के, खुले हुए विचारों के बने हुए हैं। उनकी एक लड़की विदेश में पढ़ती है और उन लड़कियों के बॉयफ्रेंड्स भी हैं, वो डांसिंग भी अलाउ कर देते हैं, घर में आना जाना भी है। तो इस तरीके के ओम प्रकाश साहब बने। और उनकी पत्नी बनी लीला मिश्रा, वो बहुत देसी किस्म की बनी है और वो मंदिर भी जाती है और वहाँ से एक अंधे लड़के को अपने घर पर ले आती हैं। और वो अंधे लड़के कोई और नहीं होते बल्कि चंद्रशेखर साहब होते हैं। उनको वो घर पर ले आती हैं और घर पर लाने के बाद उनका ट्रीटमेंट भी कराना शुरू कर देते हैं। ओम प्रकाश साहब उनकी देखभाल करते हैं। दीनानाथ की बेटी लल्ली यानी कि हेलेन उस लड़के को प्यार करने लगती है। और आपको बता दें कि इस फिल्म में हेलेन बहुत ही खूबसूरत दिखाई दी है और आपको साड़ी पहने हुए डायलॉग बोलती हुई दिखाई देंगी ये हेलेन। साथ ही उन्होंने बहुत कमाल की परफॉर्मेंस भी की है। पहली बार आपको हेलेन की एक्टिंग स्किल देखने को मिलेगी फिल्म चाचा चा में। दोस्तों दीनानाथ भी तैयार हो जाते हैं शादी के लिए, लेकिन जैसे ही उनको पता लगता है कि पूरन एक दलित फैमिली से यानी कि हरिजन की फैमिली से है और उसको एक मंदिर के पुजारी ने पाला है, वैसे ही वो बहाने बनाना शुरू कर देते हैं और लल्ली को समझाना शुरू कर देते हैं कि अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारी बहनों की शादी में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। जबकि उनकी बड़ी बहन लव मैरिज कर रही है, लेकिन उसके बाद भी दीनानाथ का जो यहाँ पर खुला हुआ दिमाग था वो बंद हो जाता है और वो ऐसा बोलना शुरू कर देते हैं और छोटी बहन का भी उसको ताना मारते हैं। तभी लल्ली यानी हेलेन दीनानाथ से बोलती हैं, डैडी, आप हरिजन कहकर तो इस तरह सीरियस हो गए जैसे ये सुनकर मुझ पर कोई पहाड़ गिर जाएगा या मैं जमीन में दस जाऊंगी। अगर हरिजन है भी तो क्या हुआ, इंसान नहीं है क्या? है तो इंसान बेटी। तुम नहीं जानते कि उनको मैं खुद लाइक करता हूँ, लेकिन मेरी पोजीशन और फिर सोसाइटी को क्या कहूँगा। डैडी, आप जैसे आदमी जो सारी बिरादरी में, सारे शहर में अंग्रेज कहलाते हैं, प्रोग्रेसिव, ये बात आपको अच्छी लगती है क्या? अगर ऐसे ही है तो हमें आजादी क्यों दी, माँ की तरह क्यों नहीं रहने दिया? डैडी, मैं पूरन ही से शादी करूं। खुले विचार के दीनानाथ जो कि कपड़ों से भी खुले विचार के दिखते हैं और जो उनकी पर्सनालिटी है वो भी लगता है कि वो बहुत ओपन माइंडेड है, अचानक से हरिजन शब्द सुनते ही कंजर्वेटिव हो जाते हैं। दोस्तों ये फिल्म हम सबको यही मैसेज देती है कि ख्यालों से मॉडर्न होना चाहिए, ना कि कपड़ों से। अच्छा, दीनानाथ के एक मित्र जो कैरेक्टर नाना पलिश्कर साहब कर रहे थे, जिनको दीनानाथ ये कह के लल्ली से बोलते हैं कि वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अगर ऐसा पता लग जाएगा कि तुमने ऐसा कर लिया है तो तुम्हारी बड़ी बहन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो आके दीनानाथ को बहुत सारी बातें सुनाते हैं और बोलते हैं कि तुम इतने बंद दिमाग के हो गए, ऐसा हमें नहीं पता था। तो ये देखिए, इस डायलॉग के जरिए आप देख सकते हैं कि नाना पलिश्कर ने उनसे क्या बोला। ये हरिजन का क्या चक्कर है? अरे दीनानाथ, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। थोड़ी सी गलत सलत अंग्रेजी पढ़कर न तुम अंग्रेज बन सके न हिंदुस्तानी रहे। दीनानाथ, ये कहाँ की मर्यादा है कि जात पात की आड़ लेकर इंसान को इतना जलील कर दिया जाता है। इसीलिए मैं बच्चों को हमेशा इन सब आदतों से दूर रखता हूँ, समझे? दीनानाथ, तुम्हारी तरह के और लोग इस देश में पैदा हो जाएं तो इस देश का भविष्य अंधकार में पड़ जाए। अच्छा, उस वक्त सेंसर ने एक डायलॉग को काट भी दिया था। वो डायलॉग था कि हमारे देश में किसी हरिजन के साथ कब अच्छा सलूक हुआ है। ये फिल्म मैसेज देती है कि अपर कास्ट के लोगों को अपना माइंडसेट चेंज करना चाहिए। अच्छा, इस फिल्म में हीरो को दीनहीन नहीं दिखाया गया। दलित दिखाए जाने के बाद भी वो एक स्मार्ट है, कॉन्फिडेंट है, डांस कर सकता है, गा सकता है, अपनी आइडेंटिटी कभी नहीं छुपाता है। आरक्षण फिल्म के हीरो की तरह एंटी हीरो भी नहीं है, उसकी दीनहीन कंडीशन बिल्कुल नहीं दिखाई गई है। तो ये फिल्म दलित के प्रति एक अलग माइंडसेट करने के लिए भी प्रेरित करती है। अच्छा दोस्तों, कास्ट के विरोध में होने के बाद भी ओम प्रकाश साहब की छवि इस फिल्म में
विलन की तरह बिल्कुल नहीं दिखाई गई है, यानी कि जैसे कि 60s के विलन दिखाए जाते थे उस तरीके की छवि उनकी नहीं दिखाई गई है। वो एक बहुत ही मस्तीखोर टाइप के फादर हैं, ओपन माइंडेड हैं, वो सब कुछ करते हैं, मज़ा करते हैं, कभी बच्चों को रोकते नहीं हैं, लेकिन जहाँ पर कास्ट की बात आती है वहाँ पर वो कंजर्वेटिव हो जाते हैं। तो एक नॉर्मल सा उनका कैरेक्टर दिखाया गया है कि जैसे एक जनरल व्यक्ति जो होता है वो इस तरीके की बातों में परफॉर्म करता है, तो उसी तरीके की परफॉर्मेंस करी है ओम प्रकाश साहब ने। दोस्तों इस फिल्म में 4 बहनें दिखाई गई हैं, चारों डांसर हैं, जिसमें से हेलन हैं, बेला बोस हैं, अरुणा ईरानी हैं और एक अन्य बहन उनकी बनी है। चारों डांसर हैं और चारों ने इस कदर कैमरे पे परफॉर्मेंस की है कि जो कि बिना रिहर्सल के की गई थी। स्पॉन्टेनियस परफॉर्मेंस इन चारों बहनों ने की थी डांस की कैमरे के आगे। दारा सिंह साहब भी आपको इस फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस में दिखाई देंगे। डायरेक्टर चंद्रशेखर ने अपने लिए एक पत्ता बचा कर रखा था, यानी कि लास्ट में एक डांसिंग सीक्वेंस है जो कि डांस कंपटीशन के रूप में दिखाया जाता है। मदन पुरी साहब ये फ्री स्टाइल का डांस कंपटीशन अनाउंस करते हैं और वहाँ पर चंद्रशेखर साहब आपको ब्लैक शर्ट, ब्लैक टाइट फिट पैंट और ब्लैक एंड वाइट जूते में दिखाई देंगे और वो मैरी चैम्बर्स के साथ 8 मिनट लंबा सीक्वेंस करते हैं। उस समय मैरी चैम्बर बॉम्बे की एक बहुत मशहूर डांसर थी। ये 8 मिनट लंबा सीक्वेंस है लेकिन बहुत ही अट्रैक्टिव है। और आपको बता दें कि चंद्रशेखर साहब किसी ज़माने में डांस नहीं कर पाते थे। एक कहानी के अनुसार भगवान दादा की एक फिल्म में वो परफॉर्म कर रहे थे और भगवान दादा ने उनसे कुछ स्टेप्स करने को कहा था लेकिन वो नहीं कर पाए थे। बस वहीं से उनके दिमाग में बैठ गया था कि मुझे डांस सीखना। फिर उन्होंने एक बॉम्बे में ही एक डांस स्कूल ज्वाइन किया था और वहाँ पर लगातार डांस सीखते रहे और दिन रात डांस की प्रैक्टिस करते रहे और वो आपको इस फिल्म में देखने को मिल जाएगा कि उन्होंने कितनी मेहनत की थी। बेला बोस इस फिल्म में हेलन की बड़ी बहन का रोल कर रही थी और बेला बोस हेलन से जूनियर थी, इसलिए उनके मन में एक झिझक थी कि वो कैसे बड़ी बहन का रोल प्ले करेंगी। लेकिन उनका कहना था कि चंद्रशेखर साहब ने उनको इस रोल के लिए प्रेरित किया था। बाद में हेलन और बेला बोस की जो केमिस्ट्री बनी है उन दोनों की फ़ोटो देश भर की सारी मैगजीन्स में छपी थी। अच्छा, एक सीन में बेला बोस को स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनना था, लेकिन इससे पहले वो डांसिंग सीक्वेंसेस तो खूब कर चुकी थी फिल्मों में, लेकिन पूरे कपड़े में किए थे, उन्होंने अपने पैर तक नहीं दिखाए थे। तो वो ये सीक्वेंस करने से बहुत ज़्यादा झिझक रही थी और उन्होंने चंद्रशेखर जी से झूठ बोल दिया था। उन्होंने कहा कि मेरी एक दूसरी फिल्म की शूटिंग लग गई है तो वो ये सीन करने के लिए नहीं आ पाएंगे। लेकिन जैसे ही चंद्रशेखर साहब को पता लगा वो वहाँ पर पहुँचे, उनको समझाया कि सीन को हम बहुत अच्छी तरीके से लेंगे और उनकी कस के डांट लगाई। फिर बाद में उन्होंने वो सीन भी किया। दोस्तों ये फिल्म इकबाल कुरैशी जी के म्यूज़िक के बिना बिल्कुल अधूरी थी। सिर्फ इकबाल कुरैशी साहब ही नहीं बल्कि मोइनुद्दीन साहब और साथ में लिरिसिस्ट नीरज, भरत व्यास, इन सब के प्रयास से भी इस फिल्म का म्यूज़िक और लिरिक्स बहुत ही खूबसूरत बन पड़े थे। चूँकि इकबाल कुरैशी और मोइनुद्दीन दोनों हैदराबाद से बिलोंग करते थे, दोनों के कॉम्बिनेशन में एक गाना बना था एक चमेली, वो बहुत ही खूबसूरत था। दोस्तों भरत व्यास साहब ने एक बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग लिखा था, तुमसे मानो ना मानो मुझे तुमसे। ये गाना रफ़ी साहब ने परफॉर्म किया था और इस गाने में रफ़ी साहब ने बहुत सारी वर्डिंग विस्परिंग में गाई, यानी फुसफुसा के उन्होंने गाया और अचानक से पूरे स्वर आए हैं, फिर वो फुसफुसा के गाते थे, फिर पूरे स्वर आए। हेलन इस गाने में बहुत ही खूबसूरत लगी हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हेलन को मैंने खुद पहली बार किसी फिल्म में एज ए हीरोइन परफॉर्म करते हुए देखा था। मुझे एक बात नहीं समझ में आई कि पहले के फिल्म मेकर क्यों डरते थे हेलन को एज ए हीरोइन साइन करने के लिए। दोस्तों अब आइए फिल्म के कुछ लो पॉइंट्स पे बात करते हैं, यानी कि फिल्म में आपको क्या नहीं पसंद आने वाला है। टुन बहुत थोड़ी देर के लिए आती हैं और एक बकवास सी कॉमेडी करके चली जाती हैं। अच्छा, वो लोग जिनको डांस बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है उनको भी ये फिल्म देखने में थोड़ी सी बोरियत हो सकती है, क्योंकि इस फिल्म में बहुत लंबे लंबे म्यूज़िक के पीसेस दिखाए गए हैं जिस पर सिर्फ डांसिंग होती रहती है, यानी कि वेस्टर्न डांसिंग हो रही है। लेकिन जिन लोगों को डांस पसंद है तो उन लोगों को ये सीक्वेंसेस पसंद आ सकते हैं। तो ये जो लंबे लंबे सीक्वेंस हैं ये फिल्म को कई जगह पर ड्रैग भी करते हैं, लेकिन ये फिल्म चंद्रशेखर साहब के आर्टिस्टिक विज़न को दिखाती है। उस समय मात्र
6 लाख रुपए में ये फिल्म बनी थी। अब ये सुन के बहुत कम लग रहा होगा आपको ना, लग रहा होगा कि इतने में तो एक शॉर्ट फिल्म बनती, लेकिन उस समय का 6 लाख यानी कि आज का 5 से 6 करोड़ जिसमें एक छोटी फिल्म बनती है। उसके बाद भी चंद्रशेखर साहब ने बहुत ही क्लासिक सा और डिफरेंट टाइप का ये सिनेमा बनाया था। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक कर गई थी, ठीक ठाक चली थी, पैसा सब चंद्रशेखर जी का निकल भी आया था। लेकिन उसके बाद फिर एक प्रयोग किया चंद्रशेखर साहब ने 1966 में। फिल्म का नाम था स्ट्रीट सिंगर और वो फिल्म बुरी तरीके से बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। तो दोस्तों ये था छा 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 का पोस्टमार्टम। अगली बार फिर किसी नई फिल्म के साथ मिलेंगे। और अगर आपको ये सीरीज पोस्टमार्टम 40 पसंद आ रही है तो आप हमारा चैनल कपिल क्रिएटिव अड्डा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगले संडे को एक नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।